चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किसी भी कागज पर जिसमें पैसे की अपील हस्ताक्षर नहीं करते थे। लेकिन जब इस समिति की बात आई, लोगों ने कहा कि गोलवलकर जी इसके अध्यक्ष है, खटाक से सिग्नेचर कर दी। बोले मुझे इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं लगती। डॉक्टर लोहिया मुंहफट के नाते बहुत प्रसिद्ध थे, वो किसी को नहीं बख्शते थे। उनके खास लेफ्टिनेंट आज राजकोट में है, संन्यास लिया है, माधवानंद उनका नाम है और आश्रम वगैरह है। वो बताते हैं वो उस बैठक में थे। लोहिया जी पार्लियामेंट के मेंबर के नाते आए चुनकर। उस समय सब लोग बैठे, चाय मिठाई वगैरह हो रही थी, बातचीत भी हो रही थी, गपशप में राजनारायण आरएसएस पर बरस पड़े। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन जब वो गोलवलकर के बारे में बोलने लगे, डॉक्टर लोहिया ने उनको मना किया। माधवानंद वहां थे। डॉक्टर लोहिया ने कहा भाई आरएसएस के बारे में तो सब ठीक है, लेकिन गोलवलकर के बारे में मत बोलो, मैं जानता हूं वो क्या है। डॉक्टर लोहिया ने मना किया। वैसे कम्युनिस्टों का विरोध होते हुए भी उनके नेता जब संपर्क में आते थे तो क्या होता था, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने बताता हूं। संघ का विरोध, कम्युनिस्टों के नेता आज भी है, इनका नाम है अशोक मित्रा। कलकत्ता से प्रकाशित दैनिक आजकल के 9 जून 1991 के अंक में उन्होंने गाय की कहानी, गुरु की कहानी इस शीर्षक से एक लेख लिखा। इस लेख में गोहत्याबंदी आंदोलन का उल्लेख किया गया है। 7 नवंबर 1967 को संसद मार्ग पर हुए गो भक्तों के हत्याकांड के बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ज्येष्ठ भ्राता न्यायमूर्ति रमा प्रसाद मुखर्जी और श्री गुरु जी को विशेष रूप से शामिल किया गया था। यह उल्लेख करते हुए डॉक्टर अशोक मित्र ने अपने लेख में लिखा है, हमें सबसे अधिक आश्चर्य में डाला श्री गुरु जी ने। उनकी उग्रता के विषय में बहुत सुना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिष्ठा पुरुष एक साथ ही अंधभक्ति तथा गंभीर आतंक के भी केंद्र बिंदु थे, किंतु मेरी सभी धारणाएं गलत निकली। मैंने पाया कि श्री गुरुजी आवश्यकता से अधिक कभी नहीं बोलती थी, किंतु आवश्यकता अनुसार अत्यंत विनम्र और आग्रहपूर्वक बोलते थे। यदि किसी के विचार और अभिव्यक्ति उन्हें पसंद नहीं आती थी तो भी उसके प्रति उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ता था। वे भारतवर्ष की प्रायः सभी भाषाएं जानते थे। मेरे साथ में वो बंगाली भाषा में बोलना पसंद करते थे। यह मेरी धारणा विषवत थी, किंतु उनकी विनम्रता और सौजन्यता से मेरी सभी पूर्व धारणाओं को संदेह में डाल दिया। उक्त समिति की बैठक में भाग लेने वे जितने बार आए, मुझे कभी उग्र दिखाई नहीं दिए। उनका आचरण पुरी के जगत गुरु के आचरण के ठीक विपरीत था। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि उनके, मैंने गोलवलकर जी के व्यवहार ने मुझे मुग्ध कर दिया था। तब संभवतः मुझे यह कल्पना नहीं थी कि उनसे मुझे अभी और भी मोहित होना पड़ेगा। उपरोक्त समिति के भंग होने के लगभग 1 वर्ष बाद एक संध्या समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दक्षिण एक्सप्रेस या किसी अन्य ट्रेन द्वारा मैं संभवतः भोपाल जा रहा था। 2 शायिकाओं वाले कूपे की एक शायिका पर मैं बैठा था। थोड़ी ही देर में दूसरी याचिका के यात्री आए। वे कोई और नहीं अपितु श्री गुरु जी थे। उन्हें संभवतः झांसी जाना था। मुझे देखते ही उन्होंने अंक में भर लिया। मेरे स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ किया। समिति तथा देश की विभिन्न समस्याओं के विषय में कुछ चर्चा की। वे अत्यंत नम्रता के प्रतीक थे। मैं आयु में उनसे छोटा था। एक ज्येष्ठ भ्राता से जो स्नेह मिलता है, वही मेरे प्रति उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण था। गाड़ी चल पड़ी।
धीरे धीरे बाहर का अंधकार बढ़ने लगा था। बात बंद हो गई थी। कुछ समय बाद अपने ब्रीफ केस से एक पत्रिका निकालकर मैं पढ़ने लगा। मैंने देखा श्री गुरुजी भी एक पुस्तक निकालकर पढ़ने लगे थे। यह मेरे और आश्चर्य की बात और चकित होने का समय था। सनातन धर्म के उग्र ध्वजाधारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान पुरुष के संबंध में मेरी धारणा थी कि वे यदि कोई धार्मिक पुस्तक या हिंदू दर्शन के विषय में कोई जटिल ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, किंतु मुझे आश्चर्य हुआ कि आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि उनके हाथ की पुस्तक अमेरिका के हेनरी किलर का हाल ही में प्रकाशित उपन्यास था। बस शेष स्वयं समझ ले, सत्य छिपाने से क्या लाभ। उस समय श्री गुरु जी के प्रति मेरी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। ये कम्युनिस्टों के बंगाल के प्रमुख नेताओं में से